नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप एफएनओ मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े परिवर्तन अब आपको हो सकता है देखने को मिलने लगे। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा 9 दिन पहले 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें वीकली एक्सपायरी को हटाने की और उसको फोर्टनाइटली यानी 15 दिन पर या उससे लंबे समय पर करने की बात थी, जिसको मैंने आपके सामने डिटेल किया था। उस मुद्दे को लेकर के एक प्रपोजल गया था सेबी के सामने और उस मुद्दे को लेकर के कल ब्रोकरों ने वहां पर मुलाकात करी है सेबी के प्रमुख से, और उसमें कई सारी ऐसी बड़ी चीजें ब्रोकरों ने कही है सेबी से कि इसको आप लागू कर दीजिए ताकि जो है पार्टिसिपेशन घटे। अगर आप उन चीजों को पढ़ेंगे, जो कि मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बहुत सारी मैंडेटरी प्रॉब्लम्स अब आ सकती हैं एज ए रिटेल ट्रेडर। आपको मतलब लाखों लोग तो मैं कह ही सकता हूं कि जो ट्रेडिंग से बाहर भी हो सकते हैं। बहुत सारे कंप्लायंसेज आएंगे जिनको आपको पूरा करना पड़ सकता है। तो बहुत कुछ जो है अब आने वाले वक्त में, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर इनको माना जाता है और वो आगे काफी कुछ परिवर्तित किया जा सकता है, होता हुआ दिख सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जाहिर सी बात है, आपको ये पता ही होगा कि सेबी ने के पास ये प्रपोजल गया था जिसके ऊपर उनकी बोर्ड में बैठक होगी कि वीकली एक्सपायरी को खत्म कर दीजिए। वीकली एक्सपायरी को लेकर के लगातार प्रॉब्लम्स रही है सेबी को, रिटेल पार्टिसिपेंट जो हैं उनको प्रॉफिट बनाने का चक्कर में। खैर वो मुद्दा है, लेकिन वॉल्यूम जिस तरह से ड्राई अप हो रहे हैं और रिटेल और जो वीकली एक्सपायरी है, इन सभी के लिए जो ब्रोकर हैं, जो टॉप ब्रोकर्स हैं, वो वहां पर मिलने गए। टॉप ब्रोकर्स मतलब कि जितने भी भारत में बड़े ब्रोकर हैं, वो जब वहां मिलने गए हैं तो उसमें कई सारी बातें निकल के आई हैं। कल उनका मीटिंग हुआ था सेबी के प्रमुख से, और उसके बाद जो सामने निकल के आया है उसको कई सारी वेबसाइट्स ने कवर किया है। यहाँ पे हमने जी बिजनेस को कोट किया है, उनकी वेबसाइट से ये चीज ली गई है, कई सारी और जगहों पर है, तो ये न्यूज पुख्ता है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े परिवर्तन किए जाने की मांग है, वो ये कहा गया है सेबी से, ब्रोकरों ने ये कहा है कि वीकली एक्सपायरी को समाप्त मत कीजिए, उसको जो है आप आगे मत बढ़ाइए। इवन बैंक निफ्टी में भी वीकली एक्सपायरी चालू कर दीजिए, और इसके बिहाफ पर क्या नए परिवर्तन कर दीजिए, वो उन्होंने ये कहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आइए जिससे रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन घटे। अब इसके बाद उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, इन सजेशंस को ध्यान से सुनिए कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरह का हो सकता है। अब इसमें जो पहला सजेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने ये कहा है ओनली एक्सपीरियंस इन्वेस्टर शुड बी अलाउड इन द वीकली एक्सपायरी। तो केवल जो है एक्सपीरियंस लोगों को ही आपको ट्रेड करने को देना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस कहां से निकालेगा सेबी, कैसे जांच करेगा, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा चीज है जो ज्यादा डरावना है, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो ये बात अब आपके लिए डरावनी है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है रिस्क प्रोफाइलिंग एंड नॉलेज टेस्ट शुड बी मैंडेटरी। वर्ड पर ध्यान दीजिए, रिस्क प्रोफाइलिंग एंड नॉलेज टेस्ट शुड बी मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य रूप से इसको लागू कर दीजिए। इस एक मुद्दे के ऊपर पिछले 2 साल से सेबी में लगातार बातें उठती रही हैं कि क्या ऐसा कुछ किया जाएगा। अभी मैं आपको कई सर्टिफिकेट दिखाऊंगा जो एनआईसीएम की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो ये दिखाते हैं कि शायद इस तरफ अब कदम बढ़ता दिख रहा है कि एजुकेशनल रुकावट आपके सामने आ सकती है। यद्यपि बहुत बार इसको डिनाई किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करना जरूरी बनता है। तो यहाँ पर जो दूसरा बात कहा है ब्रोकरों ने, पहला तो ये कहा कि आप जो है सिर्फ एक्सपीरियंस लोग को ट्रेड करने दीजिए। दूसरा कहा है कि रिस्क प्रोफाइलिंग और नॉलेज टेस्ट शुड बी मैंडेटरी। तो नॉलेज टेस्ट लीजिए कि भाई उस व्यक्ति को, जो आदमी काम करने आया है, उसको मार्केट का कुछ पता है कि नहीं है, या डेरिवेटिव सेक्शंस का कुछ पता है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको मत करने दीजिए। दूसरा रिस्क प्रोफाइलिंग। तो रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे पता लगेगा, तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, इसको कैसे पता लगेगा, और रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। यहां पर यह बात याद रखिएगा, अभी करीब करीब 10 दिन पहले एक खबर आई थी जहां पर सीएनबीसी ने उस खबर को कवर किया था और बाद में एनडीटीवी ने उसको डिनाई भी कर दिया, और उसके बाद वो मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि सेबी ने भी उसको डिनाई कर दिया था कि जो है आप इक्विटी से ऑप्शंस को जोड़ दीजिए। खैर वो मुद्दा गया, बट वो भी रिस्क प्रोफाइलिंग का है। दूसरा तरीका रिस्क प्रोफाइलिंग का क्या हो सकता है, कुछ और मेथड्स निकाले जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके टोटल लॉसेज को देखा जाए जो पिछले समय में आपने किए हैं, और उसके आधार पे आपकी रिस्क लेने की क्षमता डिसाइड की जाए। ये भी हो सकता है कि आप जितना अमाउंट रखते हैं अकाउंट में, उसके हिसाब से उसका कितना % आप लॉस कर सकते हैं। इस ढंग से कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग की जा सकती है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं कि यूसीसी डेटा
should be used to determine the eligibility criteria। यूसीसी डेटा का मतलब क्या है? यूनिक क्लाइंट कोड। यूनिक क्लाइंट कोड यानी हर व्यक्ति का जो बाजार में काम करता है उसका एक यूसीसी कोड होता है। आप डीमैट अकाउंट होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दोनों के कोड होते हैं। तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का कोड है यानी हर व्यक्ति के जो कोड है उनको यूज कीजिए, उनसे डेटा निकालिए, उनसे रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और उनके आधार पर भी आप जो है तय कर सकते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को हम ऑप्शंस या फ्यूचर ट्रेड करने की स्वीकृति दें या फिर ना दें। ये सब कौन कह रहा है? ये सब ब्रोकर्स कह रहे हैं, टॉप ब्रोकर हैं जिन्होंने सेबी के सामने ये बात कही है। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि चूंकि देखिए सेबी में 2-3 प्रमुख घटक हैं। जो ब्रोकर हैं वो जनरली कोशिश ये करते हैं कि उनके पास वॉल्यूम आए ताकि जो है उनको प्रॉफिट बने, टैक्सेस जाए, सरकार को प्रॉफिट बनता है। तो ब्रोकरों की हमेशा से सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्रोकर के बगैर बाजार काम कर पाएगी। एनएससी बीएससी कुछ भी करे, लेकिन अगर ब्रोकर्स बहुत दुखी हैं तो फिर वो मार्केट टिक नहीं पाएगी। क्योंकि वो मीडिएटरी हैं तो उनकी सुनी जाती है। दूसरा, नियामक जो है प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं, बाकी मिसलीडिंग चीज़ों को रोकने की कोशिश होती है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। इसलिए ब्रोकर की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। इसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ें कही हैं यहाँ पर कि जो सेपरेट रूल लेके आइए जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, यानी ये सारे रूल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के ऊपर मत करिए लागू। हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट ना पास हो पाए या फिर वो चीजें ना हो पाए, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा ही वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, एल्गो ट्रेडर हैं, तो उनके लिए कुछ अलग नियम आप लेकर के आ सकते हैं। और एक ऑटो वार्निंग या रिस्ट्रिक्शंस का सिस्टम हो सकता है कि एक पर्टिकुलर नंबर आपका लॉस हो गया, एक पर्टिकुलर परसेंट आपने अपने कैपिटल का लॉस कर लिया, तो आपको एक ऑटो वार्निंग आ गई या फिर आपको अगले कुछ दिन के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लग गया कि चूंकि आप लॉस कर रहे हैं लगातार, तो अब आपको ऑप्शंस ट्रेड करने से रोका जाए, एफएनओ ट्रेड करने से रोका जाए। तो ये कुछ सजेशन है जो इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि इन्होंने बैंक निफ्टी में बोला है कि आप बैंक निफ्टी में चालू कर दीजिए वापस से जो है वीकली एक्सपायरी, इनको कम मत कीजिए, ड्राई अप हो जाएगा, वॉल्यूम खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ रही हैं और इन सब चीज़ों का असर जो है आपको देखने को डिफरेंट ये अलग अलग कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इस बात पे आए कि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, अब ये तो जाहिर सी बात है रिस्क प्रोफाइलिंग की जा सकती है, उसके तरीके उन्होंने बताए हैं, यूज अपने क्लाइंट कोड के आधार पे बनाए। लेकिन वो जो एग्जाम है ना, जिसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी रही है, कई बार बातें उठी हैं कि नहीं एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, कई बार बातें उठी कि नहीं एग्जाम्स कर दो। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी चीज आप देखिए तो उसमें एजुकेशन का एक पुट रहेगा। क्योंकि ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आपने 2 साल पहले से अकाउंट रखा है, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की जा सकती है, आपका एक्सपीरियंस चेक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये यूनिवर्स बड़ा हो रहा है, यानी रोज नए लोग बाजारों में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और वो बाजार में आते हैं। जब वो नया है, वो व्यक्ति आया ही नहीं है 1 साल पहले, वो व्यक्ति अभी अभी आ रहा है, तो उसका आप ट्रेडिंग बिहेवियर कैसे चेक करेंगे? यूसीसी के आधार पर आप उसका ट्रेडिंग बिहेवियर कैसे चेक करेंगे कि वो किस प्रकार के ट्रेड्स करता है, कितना लॉस कर लेता है, कितना उसकी रिस्क एपिटाइट है? ये तो आप नहीं चेक कर सकते। तो जाहिर सी बात है जो नया बंदा आ रहा है उनको कैसे फिल्टर आप करेंगे? तो उसके लिए बार बार ये बात कही जाती है कि उसको कम से कम एजुकेट होकर के आना चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आप एनआईएसएम की वेबसाइट पर जाएंगे। जब आप एनआईएसएम की वेबसाइट पर जाएंगे, एनआईएसएम की वेबसाइट पर आपको एकदम ऊपर की साइड में ही यहाँ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एकदम ऊपर ग्रीन वहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो बेसिकली वो ऐड भी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। सर्टिफिकेशन में आप जाइएगा, यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आता है, इसमें सर्टिफिकेशन में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे टॉप पे ही वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टर अवेयरनेस का टेस्ट वो ले रहे हैं। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट जो सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट, ये क्या होगा? ऑप्शंस के लिए शायद ये नहीं होगा। अभी ध्यान से समझिए, ये टेस्ट फ्री है, तो ये किसके लिए हो सकता है उस पर मैं अभी 2 मिनट बाद चर्चा करूंगा। लेकिन अगर हम थोड़ा और नीचे आए और इस पूरे जो है सर्टिफिकेशन के लिस्ट को ध्यान से देखें, तो जब सबसे पहला नंबर दिखता है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट ये किया गया है और इसमें जो है जो उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो इक्विटी से। बट अभी हम डेरिवेटिव पे बात कर रहे हैं, ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं। मैं इस वाले सर्टिफिकेट पे भी आऊँगा, इसको क्यों लॉन्च किया फिर। डेरिवेटिव जस्ट नीचे डेरिवेटिव का सेक्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे की साइड में जो 5वां नंबर है वो है कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, डेरिवेटिव के लिए कॉमनली एक सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन,
अब ये NISM की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बहुत पहले जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था शायद उपलब्ध नहीं था, तब अवेयरनेस वाला ही था जो अभी मैंने आपको बताया, बट ये नहीं था। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं और जब इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप एकदम नीचे अब जाएंगे, इसमें स्क्रॉल करके जब आप एकदम नीचे जाएंगे वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर नीचे इसके बारे में डिटेल आता है। NISM सीरीज जो है नंबर आ जाएगा 13, कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब इसको पूरा आप डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि इस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, टू नो द बेसिक ऑफ द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कवरिंग इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अब भारत में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पहले ट्रेड हुआ करते थे, अभी नहीं होते हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पिछले साल भर में बंद हो चुके हैं, 2 साल हो चुका है आई थिंक बंद हो चुके हैं। इवन फ्यूचर्स भी बंद हो चुके हैं करेंसी ट्रेडिंग में। अब यहाँ पर अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही है इक्विटी डेरिवेटिव। तो इक्विटी डेरिवेटिव को आप इंडेक्स डेरिवेटिव के साथ जोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली पूरा डेरिवेटिव मार्केट आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द वेरियस ट्रेडिंग एंड हेजिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हेजिंग स्ट्रेटजी जो होती हैं वो रिस्क प्रोफाइलिंग से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप हेजिंग करके ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल हमेशा लोअर माना जाएगा, यानी आप ज्यादा समझदार ट्रेडर माने जाएंगे, कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर माने जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, to understand the various trading and hedging strategies that can be built using future and options, जो future and options की मदद से बनाए जाते हैं उसका आपको यहाँ अवेयरनेस रहेगा, उसकी जांच की जा रही है। अंडरस्टैंड द क्लियरिंग स्टेटमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज द ऑपरेशनल मैकेनिज्म रिलेटेड टू द डेरिवेटिव मार्केट। सीधी सी बात है, जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है डेरिवेटिव मार्केट का, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो सबसे रिलेटेड चीजें आपको पता होंगी, तभी आप एग्जाम पास होने वाले हैं। इसके बाद डेरिवेटिव मार्केट का जो रेगुलेशंस है, इन्वायरमेंट है, वो सब ठीक है। इफ एंड बट बहुत सारे इसमें लगे पड़े हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अल्टीमेटली इसका गोल क्या दिखता है, इसका गोल, इस सर्टिफिकेट का गोल क्या दिखता है कि भाई जो आदमी इसको पास हो गया, मोटा मोटी ये कहा तो जा ही सकता है कि उसको डेरिवेटिव मार्केट के बारे में कुछ पता है। जाहिर सी बात है, मैं अभी ये जब बात कह रहा हूं ये कयासबाजी है, लेकिन चूंकि NISM की वेबसाइट पर अब ये चीज उपलब्ध है, चूंकि इसका प्रोफार्मा उपलब्ध है, चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक उपलब्ध हैं कि 180 मिनट का एग्जाम होता है बेसिकली। यहाँ पर 150 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 150 आपका मिनिमम मार्क है जो आपको पास करना पड़ेगा, 60% मार्क आपको लाना पड़ेगा, और इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। हो सकता है इसकी वैलिडिटी आगे बढ़ा दी जाए कि नहीं और लंबा वैलिडिटी हो जाएगा, या फिर 3 साल के लिए आप पास हो गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हो गया है, अब आपको बार बार एग्जाम नहीं करना पड़ेगा, रिस्क प्रोफाइल अच्छी है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। वो इफ एंड बट अभी रहेंगे। फीस कितनी रखी गई है, तो 3000 प्लस की फीस अभी यहाँ पे रखी गई है, आप इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी NISM का सर्टिफिकेट आप पास करने जाते हैं या भरने जाते हैं, साफ साफ बात है, हर अकाउंट के लिए आपको, हर एग्जाम के लिए आपको पैन नंबर की जरूरत होती है। पैन नंबर एक एग्जाम पास करने के लिए सिवाय NISM के कहीं लागू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके पैन नंबर पे सर्टिफिकेट लग गया कि हाँ ये आपने पास किया हुआ है, तो सेबी को ये आसानी से जांच की जा सकती है कि अमुक व्यक्ति ने जो ट्रेड कर रहा है उस पैन नंबर पे ही चूंकि आप ट्रेड करते हैं, तो वो जानकारी हो जाती है कि भाई ये बंदा जो है सर्टिफाइड बंदा है जो पास हुआ है, और वो यहाँ पे एग्जाम मतलब वो जो है ये कर रहा है, NISM का पास है वो। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि कल ये लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि अगर ये लागू नहीं होना था तो ये फिर क्यों है, फिर ये जरूरत क्या है इस पूरे के पूरे एग्जाम को कंडक्ट करने की, जो होने लग रहा है, जो उसकी परफॉर्मा अवेलेबल है। तो ये शायद इस तरफ का एक रास्ता है जिस तरफ हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप एक एग्जाम को करते हैं वो ठीक है, आपको पास करना पड़ेगा, पास करेंगे। जो लोग नहीं पास कर पाएंगे वो नहीं FNO ट्रेड करेंगे, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, सही है गलत है वो अलग चीज़ है। लेकिन ब्रोकरों ने भी इसी बात को मोटा मोटी हाईलाइट किया है, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो बात है, विरोध यद्यपि हो रहा है, लेकिन ब्रोकर्स पहले विरोध किया करते थे इसका, क्योंकि इनसे लगता था कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी घट जाएगा। अब चूंकि सेबी ने वीकली पर हमला किया है, वीकली ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं बाकी जगहों पर, तो अभी ब्रोकर्स का प्रॉब्लम ये है कि जो वॉल्यूम है वो गायब ही हो रहा है, क्योंकि 80-90% जो टोटल वॉल्यूम आता है वो वीकली में आता है। अब अगर वही गायब हो जाएगा तो ब्रोकर डर रहे हैं, और इसलिए उनको लगता है कि अगर कुछ एक तो आप नहीं कह सकते, 20, 30, 40, 50% लोग होंगे जो नहीं पास कर पाएंगे तुरंत से, तो अगर वो बाहर ही हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो लो है, कम वाले हैं, कम से कम वहां पे याद रखिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं या जो बाकी ट्रेडिंग करते हैं उनको अलाउ कर दीजिए, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, क्योंकि असली पैसा तो उन्हीं से उनको बनता है।
सरकार को भी जो एसटीटी बनता है वो उन्हीं से इंस्टीट्यूट से बनता है, तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली प्रॉब्लम आएगी ये रिटेल के पास आएगी। तो रिटेलर को, अगर थोड़ा रिटेलर बाहर भी हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, बाकी तो वॉल्यूम आ जाएगा और बाकी उनका कमाई भी होने लगेगा। और ये सही गलत का फैसला मैं नहीं करने वाला हूं, मैं तो सिर्फ इतना है कि जो खबर है, जो बात है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब यहाँ पे ये जो दूसरा एग्जाम है, फिर इसको क्या जरूरत है लाने की। जब आप इसको क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यानी सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस वाला एग्जाम करके, पहले यही एक एग्जाम इस पर दिखाई पड़ा करता था कि सेबी का एक नया एग्जाम का फॉर्मेट है इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में, इक्विटी मार्केट को लेकर के रिस्क प्रोफाइलिंग, इक्विटी मार्केट और फलाना बाकी सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश करता है। यद्यपि ये फ्री है, अभी फ्री है। वो दूसरा वाला 3,000 रुपये में भरा जाता है, हो सकता है उसको भी फ्री कर दिया जाए, जब कभी भी उसको अगर मैंडेटरी किया ही गया डेरिवेटिव में काम करने के लिए तो वो किया जा सकता है। बाकी ये दूसरा वाला है जो मेरे हिसाब से, जितना मैंने इसको पढ़ा हो अगर आप ध्यान से, तो ये बेसिकली आपका मोटी मोटा ये इक्विटी मार्केट को रिलेट करता है, फ्री में है और अभी इसी का प्रचार किया जा रहा है। बट डेरिवेटिव के लिए एक अलग से आपको दिखाई पड़ रहा है कि जहां पर ये साफ दिखता है कि डेरिवेटिव मार्केट को लेकर के भी एग्जाम्स तो हो रहे हैं। अब वो कंपलसरी कब कर दिए जाएं, कब ना किए जाएं, नहीं किए जाएं, किए जाएं, वो कयासबाजी चल सकती है, लेकिन पथ प्रदर्शित लग रहा है कि उसी तरफ जा रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं मुझे लगती है। एक रिस्क प्रोफाइल किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान जरूर देना चाहिए, अगर सेबी जान करते हैं तो जो लोग ऑप्शंस बाई करते हैं उनकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करनी चाहिए। और अगर डेटा, आप चूंकि सेबी के पास तो डेटा है ही है, ये जरूर बताना चाहिए कि कितना परसेंटेज लॉस जो हो रहा है वो रिस्क जो बायर है उसको हो रहा है। क्योंकि बहुत सारा जो लॉस किया जा रहा है, 91-92% लॉस हो रहा है, शायद ये इतना है नहीं। एक्चुअली ये नंबर हो सकता है कम हो। नंबर कम क्यों होगा? वो नंबर इसलिए कम होगा कि बहुत सारे जो कवर्ड कॉल्स लॉस होते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इक्विटी के अगेंस्ट में हेज करके लिया गया तो वो लॉस होता है। बहुत बार आप फ्यूचर को बाई करते हैं और पुट को बेच देते हैं। फ्यूचर को बाई करेंगे, पुट को बेच देंगे तो पुट में लॉस हो जाएगा, या फ्यूचर को बाई करेंगे और साथ में जो है चूंकि आपने फ्यूचर बाई किया है तो पुट बाई कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो वहां पर पुट में लॉस हो जाता है। फ्यूचर को सेल किया है तो साथ में आप कॉल बाई कर लेते हैं तो वहां पे कॉल का लॉस हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर अगर गिर गया और कॉल, तो जाहिर सी बात है कॉल गिरेगा, लेकिन क्योंकि फ्यूचर आपने शॉर्ट किया तो फ्यूचर में आपने कमा लिया, कॉल में आपका लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली बहुत सारे अलग अलग रूल, यूं कहिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिनके नाते भी लोग करते हैं। और वो नंबर भी चूंकि ऑप्शंस में आपने किया तो वो तो आपने लॉस ऑप्शन में कैलकुलेट कर लिया, बट चूंकि वो तो पोजीशन हेजिंग की थी, तो ऐसे नंबर अगर देखे जाएंगे तो वो नंबर घटेंगे बहुत। अब यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि टोटल में कितने लोग हैं जो ऑप्शंस को बेच रहे हैं और खरीदने वालों की संख्या में लॉस की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं एक डेटा आपके सामने रखूंगा, मैंने बहुत कोशिश करी है पिछले 15 दिनों में, हमने अमेरिकन मार्केट को बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमारे पास अब थोड़ा थोड़ा वो डेटा है। कुछ दिनों के अंदर हम वीडियो लेके आएंगे कि अमेरिकन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडर को कितना लॉस होता है बायर पे, सेलर पे, क्योंकि वहां पे इस टाइप की कोई रिपोर्ट्स नहीं आती हैं और वहां कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है। इसके बावजूद भी क्या नंबर वहां पे आता है और क्या हम उससे कहीं अधिक ऊपर हैं या कहीं बहुत नीचे हैं। लेकिन मोटा मोटी जो अभी भारतीय कंडीशन है उसमें यही दिखता है कि ये काफ़ी कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग को लेकर के अब आने वाले वक्त में हो सकता है। यहाँ पर ये प्रपोजल सेबी ने नहीं दिया है अपने बोर्ड को, ये प्रपोजल दिया है ब्रोकर ने अपने सेबी को और कहा यह है कि इसको लागू कर दीजिए और वीकली वाले को चालू कर दीजिए। इसमें कुछ बातें जो मुझे लगती हैं अंडर इन बिटवीन लाइंस पढ़ करके समझनी चाहिए वो मैंने आपके सामने रखी है। ये खबर जी बिजनेस पे है, ये खबर कई सारी और जगहों पर भी उपलब्ध है, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता क्योंकि फिर उससे प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हाँ मैंने साफ साफ आपको दिखाया है, बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में जो एनआईएसएम की वेबसाइट्स पर जो हमें दिखाई पड़ा है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेबी जाने, वो आने वाले वक्त जाने, वो लॉस बनाने वाले लोग जाने, वो सब कुछ अलग अलग प्रक्रिया पे जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस तरह का कुछ चीज़ें हो सकता है भविष्य में आपको देखने को मिले। इससे एक प्रॉब्लम ये होगा, अगर बहुत सारे लोग बाहर भी जाएंगे, एग्जाम्स मैंडेटरी होने से एक बात ये भी हो सकती है कि जो लोग मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं, घर में माँ बाप सबका अकाउंट खुलवाते हैं और उनमें ट्रेड करते हैं, वो नंबर घट जाएगा, अपने में ही करना पड़ेगा, तो टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार का बढ़ सकता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और आप अपने ही अकाउंट में सारा ट्रेड कर रहे हैं तो जो नेट आपका गेन है, जो आपका इनकम है वो बढ़ जाएगी और उस पर फिर सरकार के टैक्स बढ़ते हैं। अभी क्या होता है, परिवार में लोग 5 अकाउंट खोल लेते हैं और पांचों में थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके थोड़ा थोड़ा कमाए और अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट
को मतलब चूंकि प्रॉफिट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हुआ तो उस पर टैक्स नहीं आया, तो वो बच जाता है। चूंकि ये बिजनेस इनकम है तो अगर अदर सोर्स से इनकम कम है तो वो थोड़ा बच जाता है, बट ये यहाँ पर फिर ये भी स्थिति नहीं रह जाएगी। तो बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन बनेंगे, जो कुछ दिख रहा था वो मैंने आपके सामने रखा है। अलग अलग ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यूसीसी में रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे की जाएगी, क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ लगा और जो वर्ड उन्होंने मैंडेटरी लिखा इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एफएनओ मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी खबरें लाता हूँ। जो अभी पिछला हमने जो बताया कि करीब 10 दिन पहले हमने वीकली एक्सपायरी को हटाए जाने के बारे में बात करी थी। अब जाकर के कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप वो वीडियो देख रहे हैं, उनके वीडियोस में ये बात देख रहे हैं कि वो इस टाइप की कुछ बातें आई हैं। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ अभी इस पर कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कल ही की बैठक है और अभी तक ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सुबह से ही आ चुकी थी, शाम को हमने वीडियो बनाया और अल्टीमेटली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अलग अलग कई सारी वेबसाइट्स पर ये चीज़ उपलब्ध है। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।